Good morning students, hope you all are fine. Let's proceed further with theory of demand. थोड़ा पीछे से रिकैप्चुलेट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर ली थी. दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, देन इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, देन रीजन बिहाइंड ईच ऑफ देम. हमने फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड. नाउ today we'll be doing with the last topic, that is very important topic of the chapter, that is why does demand curve slopes down. हम थ्योरी ऑफ डिमांड ही चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं. थ्योरी ऑफ डिमांड का ये लास्ट टॉपिक है, बट इसमें हम इसी का सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बाद हम वो कंटिन्यू करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज, प्राइस और डिमांड में, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है. हमने पढ़ा है कि प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करती है और प्राइस के डिक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है. और हमने पढ़ा है ये इनवर्स रिलेशन होता है. नाउ व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? व्हाई मोर इज डिमांडेड ओनली व्हेन प्राइस फॉल्स? कि एक बंदा एक चीज को ज्यादा तभी क्यों खरीदता है जब उसका प्राइस गिरता है. इस चीज को टुडे विल डिस्कस इट ऑफ. द क्वेश्चन इज, व्हाई does demand curves slopes downward? This is one way of asking this question. Other way of putting the question is, why more is demanded when price falls? Why consumer purchases more of a quantity only when its price falls? These are the other way. Why demand curve is negatively sloped? In सबका जो reason है that is combined. Why does demand curve slopes downward? Now when we'll discuss the chapter consumer equilibrium, which is one of the very important chapter in microeconomics, बच्चे उसमें हम एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. थोड़ा सा बैक से बताऊंगी कि इस चैप्टर में जितना यूज होना है हमारा, दैट व्हाट इज यूटिलिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, power of a commodity is called utility. utility का मतलब है जब आपकी इच्छा को पूर्ण करने की किसी चीज में कैपेसिटी है, उसमें यूटिलिटी है. जैसे मुझे भूख लगी है तो खाने में यूटिलिटी है, मुझे प्यास लगी है तो पानी में यूटिलिटी है. जो एक चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होता है उसे हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में यूटिलिटी कहते हैं. एक चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक टर्म्स में यूटिलिटी कहते हैं. नाउ हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को, हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को एमयू कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी. हम इस टर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए यूटिलिटी, हर यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को एमयू कहते हैं. क्योंकि गुड एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है तो उसको एमयू एक्स कहेंगे. एमयू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी. एंड किस गुड की बात कर रहे हैं? एक्स. तो कमोडिटी नेम इज एक्स. The commodity name is X. Now, MUX means marginal utility of commodity X is MUX. हमें पता है एक कंज्यूमर एक चीज को कब तक खाता है, जब तक उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, दैट इज MUX, उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती. इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे. बट फॉर द मोमेंट मैं सिर्फ टर्म्स जो है अपर लेवल पे यूज कर रही हूँ. डिटेल इसका जो पता चलेगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पता चलेगा, बिकॉज वो चैप्टर हमने अभी बीच में स्किप किया है बिकॉज ऑफ डायग्रामेटिक चैप्टर. MUX इज इक्वल टू PX. कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी अप टू अ पॉइंट, MUX इज इक्वल टू PX. सपोज करो MU सेटिस्फेक्शन एक चीज से मिलने वाला 10 है और प्राइस भी 10 है. MUX इज इक्वल टू PX. ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है कि कंज्यूमर जब एक चीज खाता है, कंज्यूमर एक चीज को कब तक खाता है. एक रैशनल जिसके पास दिमाग है वो कंज्यूमर एक चीज को तब तक कंज्यूम करता है जब उसके मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती. सेटिस्फेक्शन को हम MUX कहते हैं और प्राइस को PX कहते हैं. दैट मीन्स कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी अप टू अ पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू PX. मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कर लिया कि सपोज करो 10 इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स MUX भी 10 है और प्राइस भी 10 है. फर्दर सपोज दैट प्राइस ऑफ X फॉल्स. प्राइस जो है वो X का 8 हो गया है. नाउ MU 10, प्राइस 8, दैट मीन्स MUX इज ग्रेटर देन PX. MUX जो है वो PX से ग्रेटर हो गया, दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 8. नाउ
कंज्यूमर जब जैसे जैसे एक चीज को ज्यादा खाता है, हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग। आपने खाना खाना शुरू किया, आपको पहली चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट इज MU मिलेगा, और अगली चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहली से कम होगा, तीसरी पे और कम होगा। और एग्जाम्पल लो, आपको बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, यू आर इन द नीड ऑफ वाटर, यू हैव द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. You have a second glass of water, it gives you satisfaction less than the first glass of water, and the third glass of water gives lesser satisfaction than the second glass of water. इस लॉ को हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ DMU. हम इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ DMU. ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप एक चीज को, जैसे जैसे एक कंज्यूमर एक चीज की कंजम्पशन को बढ़ाता है, हर अगली यूनिट पे, हर सक्सेसिव यूनिट पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है. नाउ अकॉर्डिंग टू इट, कंज्यूमर एक कमोडिटी को जब खाता है तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, रेस्ट की सिचुएशन होती है. कंज्यूमर एक चीज को तब तक खाता है जब तक उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती. सेटिस्फेक्शन को MUX कहते हैं और प्राइस को PX कहते हैं. दिस इज एज पर लॉ ऑफ DMU. नाउ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी अप टू अ पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू PX. Further, suppose that price of X falls. Now MUX becomes greater than PX. कंज्यूमर की नेचुरल एंडेवर होता है, नेचुरल आदत होती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही रुकता है. इक्विलिब्रियम मतलब MUX इज इक्वल टू PX पे रुकता है. तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर इसको जो प्राइस मार्केट का है उसको चेंज नहीं कर सकता है. कंज्यूमर इस कमोडिटी को ज्यादा खाएगा. जैसे ज्यादा खाएगा, लॉ ऑफ DMU जो मैंने आपको बताया है वो अप्लाई होगा. कंजम्पशन इंक्रीज करेगी, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज करेगी. कब तक? जब तक 8 इज इक्वल टू 8 नहीं हो जाता. मैं दोबारा समझाऊंगी इसको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 8 इज इक्वल टू 8 नहीं हो जाता. दैट मीन्स कंक्लूड करेंगे कि कंज्यूमर ने X ज्यादा कब खाया? जब X का प्राइस फॉल किया. दैट मीन्स एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड कब इंक्रीज हुई? जब उसका प्राइस फॉल किया. क्वांटिटी तभी इंक्रीज होगी जब प्राइस फॉल करेगा. इस पॉइंट को कहते हैं एज पर लॉ ऑफ DMU. एज पर लॉ ऑफ DMU हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोबारा से समझो, एक चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को MUX कहते हैं. जैसे जैसे एक चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, हर यूनिट पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, हर अगली यूनिट पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है. तो कंज्यूमर एक चीज को तब तक खाता है जब तक मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती. ये इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब एक चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती. नाउ आई हैव यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम. जो आप जिसके साथ एक्वेंटेड नहीं है, क्योंकि मैंने ये वर्ड पहले यूज नहीं किया है, इक्विलिब्रियम बेटा एक स्टेट ऑफ रेस्ट होती है जहां तक कंज्यूमर एक चीज को खाना चाहता है. जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. जहां से कंज्यूमर हिलना जुलना नहीं चाहता है कि मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, उस पॉइंट के बाद मैं इस चीज को खाना बंद कर दूंगी. तो दैट मीन्स वो पॉइंट कौन सा है? जहां पे MUX इज इक्वल टू PX है. MUX मीन्स सेटिस्फेक्शन, PX मतलब प्राइस. नाउ मैंने फर्दर बोला कि सपोज कर लो कि प्राइस ऑफ X गिर गया 10 से 8. अब MUX बड़ा रह गया और प्राइस कम हो गया. कंज्यूमर की नेचुरल आदत है कि कंज्यूमर MUX को PX के इक्वल करता है. तो कंज्यूमर क्या करेगा? इस प्राइस को वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये मार्केट का प्राइस है. अपनी सेटिस्फेक्शन 10 को 8 पे कैसे लाए? वो कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा. कंजम्पशन खाते ही, ज्यादा कंज्यूम करते ही लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होगा और MU गिरेगा. जैसे MU गिरेगा, MUX PX के इक्वल हो जाएगा और कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो दैट मीन्स एक कंज्यूमर ने X कमोडिटी को ज्यादा कब खाया? जब उसका प्राइस 10 से 8 गिरा. दैट मीन्स कंजम्पशन इंक्रीजेस ओनली व्हेन प्राइस फॉल्स. सो दिस शोज कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. दैट प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड इनकम इफेक्ट क्या होता है. इनकम और रियल इनकम दो अलग चीजें हैं. रियल इनकम वो इनकम होती है जो कंज्यूमर किसी चीज के ऊपर स्पेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मंथली बजट है कि मैं 40 रुपीज चॉकलेट्स पे स्पेंड करती हूँ. 10 रुपीज की एक चॉकलेट है, 40 रुपीज टोटल स्पेंड करती हूँ. तो 10 into 4 मैं 40 रुपीज में 4 चॉकलेट्स, क्वांटिटी कितनी लेके आती हूँ? 4 चॉकलेट्स लेके आती हूँ.
फर्दर सपोज मैं सेम शॉप पे गई, मैंने उसको 40 रुपीज दिए। अब जो मैं पैसे चॉकलेट्स पे खर्च कर रही हूँ वो मेरी रियल इनकम है, उस पर स्पेंड किए जा रहे हैं। नाउ मैंने उसको 40 रुपीज दिए, उसने बोला कि अब चॉकलेट 8 रुपीज की हो गई है, तो आपको सेम 40 रुपीज में 5 चॉकलेट्स मिलेंगी। जो चॉकलेट्स पहले 4 थी, अब क्वांटिटी हो गई है 5। दैट मीन्स जैसे ही गुड का प्राइस 10 से 8 हुआ, मेरी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम आप कहेंगे कि मैम पहले भी 40 थी, अब भी 40 है। पहले उस 40 रुपए में वो इनकम मुझे कितने गुड्स बाय करके दे रही थी? 4। अब वही इनकम मुझे कितने गुड्स बाय करके दे रही है? 5। तो दैट मीन्स जैसे ही गुड का प्राइस 10 to 8 हुआ, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, द रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेस। दैट मीन्स सेम इनकम में कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। तो कंज्यूमर ने कंजम्पशन कब बढ़ाई? उसने हमने मेरे 4 से 5 चॉकलेट्स पे कब आई? जब प्राइस फॉल किया। दैट मीन्स जब एक चीज का प्राइस फॉल करता है तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, सो कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस 10 to 8 हुआ, उतने ही पैसे में मैं ज्यादा चॉकलेट खरीद पाई, इसीलिए मैंने क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट को 4 to 5 किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल, सपोज आपका मंथली बजट है कि आप 500 रुपए में फ्रूट्स लेके आते हो हर मंथ। फ्रूट्स आप 10 kg पैक करवाते हो, 500 रुपए में 10 kg फ्रूट्स आप पैक करवा के लेके आते हो। नाउ आप सेम शॉप पे दोबारा गए, आपने उसको 500 रुपीज दिए, उसने आपको 11 kg फ्रूट पैक कर दिया। उसने आपको 11 kg फ्रूट कब पैक करके दिया? आपने तो उसको 500 पिछले महीने दिए थे, इस मंथ भी आपने उसको 500 ही दिए हैं, बट उसने आपको 11 kg फ्रूट दे दिया। तो दैट मीन्स आपकी कंजम्पशन ऑफ फ्रूट कब इंक्रीज किया? क्योंकि फ्रूट अब 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, अगर सपोज करो 500 डिवाइडेड बाय 10, पहले फ्रूट का प्राइस कितना था? 50 रुपीज पर केजी। अब 500 डिवाइडेड बाय 11, तो दैट मीन्स प्राइस ऑफ फ्रूट जो है वो 50 पर केजी से नीचे गिर गया, 45 पॉइंट के आसपास आएगा। 11 4s of 44 on a rough, and 11 5s are 55. दैट मीन्स 45 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। पहले फ्रूट 50 रुपीज पर केजी था, तो मैं अपने 500 रुपए में 10 kg फ्रूट लेके आ रही थी। अब क्योंकि प्राइस ऑफ द फ्रूट फॉल्स टू 45 अप्रॉक्स, आई एम एबल टू बाय 11 kg ऑफ फ्रूट। दैट मीन्स जब फ्रूट का प्राइस 50 to 45 गिरा, मेरी रियल इनकम जो है बढ़ गई, मतलब उतने ही पैसे में चीज खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई, तो मैंने फ्रूट की कंजम्पशन को बढ़ा लिया। सो दैट मीन्स कंज्यूमर ने एक चीज को ज्यादा कब खाया? जब उसका प्राइस फॉल किया। तो हम इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चॉकलेट वाला एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल है। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई। 500 की परचेजिंग पावर पहले 10 kg फ्रूट की थी, अब 11 kg फ्रूट की हो गई है। दैट मीन्स जैसे प्राइस फॉल करता है, परचेजिंग पावर ऑफ ए कंज्यूमर बढ़ जाती है, इसीलिए वो कंज्यूमर उस क्वांटिटी को, उस कमोडिटी को ज्यादा खाना शुरू कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। इसमें नॉर्मल इनकम नहीं लेते, कौन सी इनकम लेते हैं? रियल इनकम। रियल इनकम इज द इनकम विच इज इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, विच इज इन द टर्म ऑफ वो आपको क्या खरीद के देती है, वो इनकम आपकी रियल इनकम है। आप कहेंगे कि मैम इनकम कहाँ बढ़ी है? इनकम पहले भी 500 थी, अब भी 500 है। उसी इनकम की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले वो 500 रुपए आपको 10 kg फ्रूट पैक करवा के दे रहे थे, अब वही 500 रुपए आपको 11 kg फ्रूट पैक करवा के दे रहे हैं। दैट मीन्स उतने ही पैसे में, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, सो दैट मीन्स आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। कौन सी इनकम बढ़ गई है? रियल इनकम बढ़ गई है। सो इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? व्हेन प्राइस फॉल्स, रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, सो ही इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। Price falls, real income of a consumer increases, so he increases the consumption of a commodity. Third and last point, number of consumers. नेचुरल टेंडेंसी है, जब प्राइस ज्यादा होता है, कम कस्टमर एक चीज को खरीदते हैं। जैसे ही प्राइस कम होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा खरीदते हैं और न्यू कस्टमर ज्वाइन कर जाते हैं। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट के कस्टमर कब बढ़ते हैं? जब उसका प्राइस फॉल करता है। सो दैट मीन्स जब प्राइस फॉल करता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं,
नए कस्टमर ज्वाइन कर जाते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, इसीलिए कंज्यूमर ज्यादा बाय करता है. सो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, जो हमने पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया. दूसरा इनकम इफेक्ट. तीसरा नंबर ऑफ कंज्यूमर. प्राइस फॉल्स, number of consumer increases and existing customers buy more, so there is increase in demand of a commodity. So that means price और quantity demanded में कौन सा relation है? Inverse relation. With increase in prices demand decreases and with decrease in prices demand increases. प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है. रीजन मैंने आपको 3 बता दिए. जब भी क्वेश्चन इस रिगार्ड में पूछा जाएगा, पहला पॉइंट हमेशा लॉ ऑफ डीएमयू आएगा. ये जो आपको पहला पॉइंट बताया है ये हमेशा यही आएगा. आप अगर 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं और आप ये दोनों लिख देते हैं, तब भी आपको 2 नंबर आउट ऑफ 3 विल बी गिविंग यू ओनली 2 मार्क्स. बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जब भी ये समझाना है, ये कंसेप्ट समझाना है, दिस पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. आपको इस पॉइंट को सबसे पहले समझाना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि पहला पॉइंट आपका ये होगा जो आपको समझाना है. After this question, that was the last topic of the question, this chapter, theory of demand. Another important questions that we are going to discuss from these chapter are reason based questions. How to reply the reason based question. Most importantly, जब तक आप किसी क्वेश्चन में yes और no में रिप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स में, you people are awarded with no marks. हम आपको उसके लिए कोई नंबर नहीं देते. yes और no लिखने के नंबर बिजनेस में मिल सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में कभी भी yes और no, जब तक वो yes रीजन के साथ और नो रीजन के साथ सपोर्टेड नहीं है, आपको उस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे. सो लेट्स डिस्कस. सर्टेन क्वेश्चंस हैव बीन रिटन फॉर यू सो दैट आई कैन टेल यू द आइडिया हाउ टू अटेम्प्ट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्राइस. एक चीज की डिमांड प्राइस के बिना एक्सप्रेस की जा सकती है. आंसर विल बी येस और नो. आंसर विल बी, आई एम गिविंग यू हिंट, नो. कभी भी डिमांड प्राइस के बिना एक्सप्रेस नहीं हो सकती. अगर आपका पहला लेक्चर याद हो, डिमांड इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू प्राइस. सो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, आंसर विल बी नो. द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस विदाउट प्राइस. डिमांड हमेशा जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, दैट इज विद द एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. डिमांड हमेशा प्राइस के कंटेक्स्ट में रिप्लाई की जाती है. सो द स्टेटमेंट हेयर विल बी नो. तो रीजन मैंने आपको बताया, डिमांड कैन नॉट बी एक्सप्रेस विदाउट प्राइस. नाउ इट इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड नॉट डिमांड दैट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस. ये क्वांटिटी डिमांडेड है जो प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है, नॉट डिमांड. यस, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है दैट इज एक्सप्रेस ऑलवेज इन रिलेशन टू प्राइस. जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मैंने बताया था, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में, डिमांड मीन्स वेरी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे क्या कंज्यूमर खरीदता है, उसे डिमांड कहते हैं. क्वांटिटी ऑफ अ कंज्यूमर दैट इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस. गिवन क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस जो होता है उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं. गिवन क्वांटिटी, गिवन प्राइस. तो क्वांटिटी डिमांडेड दैट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस. It is quantity demanded that changes with respect to its own price. Yes, डिमांड डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट हो सकती है. जैसे आपको क्वांटिटी डिमांडेड है, जैसे प्राइस चेंज करोगे क्वांटिटी डिमांडेड 100% चेंज होगी. तो आंसर विल बी टेकन एज येस, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट वन, चेंज इन इनकम कॉजेज शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व while change in own price of a commodity does not. इनकम से जो है, चेंज इन इनकम से कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व. इनकम के चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, जबकि ओन प्राइस से इट डज नॉट. वेरी ट्रू, क्योंकि हमने एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज 4 टर्म्स की हैं. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का पार्ट है. ये तब होते हैं जब अपने प्राइस की वजह से चेंज होता है. लेकिन चेंज इन इनकम कॉजेज, इनकम कौन सा फैक्टर है अदर देन इट्स ओन प्राइस. इसकी वजह से कभी भी मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं होती है. इसमें आइदर कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. तो द आंसर विल बी टेकन एज येस, change in income causes shifting in demand curve. Change in income causes shifting in demand curve while change in own price causes of a commodity does not. अपने प्राइस से मूवमेंट अलोंग होती है और अपने प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर लेंगे उससे शिफ्टिंग होती है. नेक्स्ट वन, shift in demand curve do not occur so long as own price of a commodity is constant. Shift of demand curve does not occur
तब तक शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व नहीं होगा सो लॉन्ग एज ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट। नो, हमेशा प्राइस कांस्टेंट पे ही शिफ्टिंग होती है। तो आप देखो ना, वो कह रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जो शिफ्ट करता है वो डू नॉट अकर, वो तब तक नहीं होता जब तक अपना प्राइस कांस्टेंट रहता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या नो। व्हाई? बिकॉज शिफ्टिंग हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे होती है, शिफ्टिंग कभी भी अपने प्राइस की वजह से होती ही नहीं है, वो प्राइस कांस्टेंट रहता है। शिफ्टिंग इज ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस। लास्ट क्वेश्चन, increase in demand refers to extension of demand. Increase in demand refers to extension of demand. No, increase और extension दोनों का मतलब ही बढ़ना होता है, but increase is due to factor other than its own price and extension is due to decrease in its own price. So increase एक extension दोनों का मतलब बढ़ना है डिमांड का, but नहीं, increase अपने प्राइस की वजह से, extension due to decrease in its own price and increase is due to factor other than its own price. So answer will be taken as no. Increase in demand and extension of demand does not mean one and the same thing. Increase is due to factor other than its own price and extension is due to decrease in its own price. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि फैक्टर्स को जब भी याद करोगे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। px ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा pr y tp e ये डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स हैं, ये अदर फैक्टर्स हैं। जब डिमांड अपने प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड अपने प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज होती है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। जब आप इस चैप्टर को लर्न करेंगे, ट्राई, आप जितनी बार भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे वो डिफरेंस का है चाहे किसी फैक्टर का है, डू राइट द डिमांड डिटर्मिनेंट की इक्वेशन, डिमांड फंक्शन की इक्वेशन लिख लें। डिमांड जो अपने प्राइस से इफेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड अपने प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज होती है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, दो मैंने नहीं लिए दैट इज पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकी वजह से भी अगर चेंज होती है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ये 5 जस्ट आई हैव गिवन यू द हिंट। इसके बाद रीजन बेस्ड एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी। ट्राई अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स with the reason. Don't write the answer as yes or no, that will not fetch you the marks. You need to give a proper reason. Reason statement से निकलेगा, reason chapter की understanding पे dependent होगा कि आप क्या reason देखते हैं। Justified reason to justify your answer as yes or no is required to be given. Now with this we come to an end of the chapter, that is theory of demand. Next part of the chapter that we are going to discuss of is numerical part of the chapter, that is called elasticity of demand. हम अगला चैप्टर अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। थैंक यू।